बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द सना उस रब बाबरकत की ज़ात के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, और करोड़ हा दरूद व सलाम उसके पाक नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत के लिए। सबसे पहले मेरी तरफ़ से आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो हम लोगों ने कोर्स स्टार्ट किया हुआ था, उसमें अभी तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होती क्या है और उसके 4 फंक्शंस पढ़े कि मैनेजिंग पीपल बाय एक्वायरिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, बाय ट्रेनिंग देम फॉर स्पेसिफिक जॉब एक्टिविटीज़, बाय अप्रेजिंग देम एंड बाय कॉम्पनसेटिंग देम so they may contribute towards the achievement of organizational objectives. इन चारों के चारों फंक्शंस, एक्वायरिंग पीपल, ट्रेनिंग पीपल, अप्रेजिंग पीपल और कॉम्पनसेटिंग पीपल, इसको हमने नाम दिया कि ये हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एरिया ऑफ ऑपरेशंस है, ये उसके फंक्शंस हैं, ये उसकी बेसिक्स हैं। इन सब में से हम लोगों ने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन एक्वायरिंग पीपल या रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन पढ़ना स्टार्ट किया। और रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन को हम लोगों ने एक्सप्लेन ही इस तरह से किया था कि इट इज़ द फंक्शन वेयर वी ट्राई टू सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल इंडिविजुअल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर प्रॉपर स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स। तो हमने अपनी आसानी के लिए एक रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस बना लिया। हमने 4 स्टेप्स बना लिए कि जब भी हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए राइट पर्सन की सिलेक्शन करनी है तो हम उसका एक सिस्टमेटिक तरीक़ाकार वाज़े कर लें। अब उस सिस्टमेटिक प्रोसीजर में जो हमने 4 स्टेप्स बनाए थे, सबसे पहला एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग, दूसरा रिक्रूटमेंट, तीसरा स्क्रीनिंग और चौथा सिलेक्शन। इसमें सबसे पहला वाला हमने स्टेप रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस का शुरू किया, जो कि एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग था, जिसको हमने प्लानिंग या फोरकास्टिंग का नाम दिया। एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग, एचआर प्लानिंग, पर्सोनल प्लानिंग या एम्प्लॉयमेंट फोरकास्टिंग, एचआर फोरकास्टिंग या पर्सोनल फोरकास्टिंग के नाम से हमने इसको डिफ़ाइन किया कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग द फ्यूचर ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ the exact number of people required by the organization as well as the qualification of individuals required for the firm। हमने इसकी मिसाल ली कि जब ये हम अपनी रिक्वायरमेंट्स किसी को बताते हैं तो बताते हैं कि हमें फ़लाँ डिपार्टमेंट में 2 लोग चाहिए जिनकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ये होनी चाहिए। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में 2 लोग चाहिए जिन्होंने ऑनर्स कंप्लीट किया हो और 2 साल का एक्सपीरियंस हो। अब ये 2 लोग चाहिए और ऑनर्स और 2 years एक्सपीरियंस हो, ये डिटरमिन करने का तरीक़ाकार कहलाता है एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग। अब एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग के हमने 2 हिस्से कर लिए। पहला हिस्सा उसका क्वांटिटी डिटरमिन करना। क्वांटिटी डिटरमिन करने के लिए हम लोगों ने पढ़ा कि हम 3 तरह के एनालिसिस कर सकते हैं। ट्रेंड एनालिसिस कि हम पास्ट ट्रेंड्स को देख के फ्यूचर फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं। दूसरा रेशो एनालिसिस कि हम लोग रेशो डिटरमिन करते हैं बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स के, जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ आउटपुट है उसको प्रोड्यूस करने के लिए कितनी ह्यूमन इनपुट चाहिए। या इसमें तीसरा हमने डिस्कस किया एक्सपर्ट एनालिसिस कि जब हमारे पास डाटा मौजूद ना हो तो हम किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन ले लेते हैं बजाय इसके कि हम खुद से कोई डिसाइड करने की कोशिश करें। अब इसका जो दूसरा पोर्शन है ना एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग का, जिसमें हमने काइंड ऑफ पीपल डिसाइड करनी है कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उन लोगों में, इसको हम पढ़ेंगे जॉब एनालिसिस के नाम से। अब जॉब एनालिसिस को डिफाइन करने से पहले नंबर ऑफ पीपल डिसाइड करने को तो हम कह रहे हैं क्वांटिटी एनालिसिस, लेकिन काइंड ऑफ पीपल डिसाइड करने को हम क्वालिटी एनालिसिस नहीं कह रहे हैं बल्कि जॉब एनालिसिस कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है, आपने इसकी एक लॉजिकल सी रीज़न याद रखनी है। जब तक हमें काम का पता नहीं होता हम उसके लिहाज से बंदा डिटरमिन नहीं कर सकते। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में बंदा चाहिए तो सबसे पहले आप पूछोगे काम क्या है। अगर अकाउंट्स का काम है उसके लिहाज से बंदा ढूंढोगे,
अगर मार्केटिंग का काम है उसके लिहाज से क्वालिफिकेशन डिटरमिन करोगे, अगर एडमिन का काम है उसके लिहाज से क्वालिफिकेशन डिटरमिन करोगे। तो जब तक जॉब का पता नहीं होगा, काम का पता नहीं होगा, हम उसके लिहाज से स्किल्स डिटरमिन नहीं कर सकते। तो ये वाला एनालिसिस कहलाता ही जॉब एनालिसिस है। असल में मकसद वही है कि हमने स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस डिटरमिन करनी है कि इन स्किल्स का बंदा चाहिए, लेकिन वो स्किल्स जॉब स्पेसिफिक होती हैं। तो जब स्किल्स ही जॉब स्पेसिफिक होती हैं तो इसका मतलब कि क्वालिफिकेशंस डिटरमिन करने के लिए पहले काम का पता होना ज़रूरी है। और वो काम, ऑर्गेनाइजेशन में काम को क्या कहते हैं? जॉब। तो अब ये वाला एनालिसिस जिसमें हमने क्वालिफिकेशंस डिटरमिन करनी, हम इसे पढ़ेंगे जॉब एनालिसिस के नाम से। जॉब एनालिसिस क्या होता है उसको डिफाइन करने से पहले ये जो लफ्ज़ बार बार हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, जॉब, आपने एक बॉक्स में इसकी डेफिनेशन अपने पास लिख के रखनी है। हम जॉब को एक्सप्लेन ही ऐसे करते हैं, a specific set of interrelated activities assigned to an individual by the organization in exchange of specific returns, remunerations और rewards। मैंने इस डेफिनेशन में 3 बातें बताई हैं। क्या? कि जॉब इज़ अ स्पेसिफिक सेट ऑफ इंटररिलेटेड एक्टिविटीज़। मसलन मेरी जॉब है टीचिंग की, क्लास पढ़ाना एक एक्टिविटी, क्वेश्चन आंसर दूसरी एक्टिविटी, असाइनमेंट्स देना चेक करना तीसरी एक्टिविटी, पेपर्स बनाना मार्क करना चौथी एक्टिविटी। ये सारी की सारी एक एक्टिविटी नहीं है, सेट ऑफ एक्टिविटीज़ है। दूसरा, ये सेट ऑफ एक्टिविटीज़ इंटर रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। अच्छा, पहली चीज़ कि जॉब इज़ अ स्पेसिफिक सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़। दूसरा, ये जो सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ है ना, ये मैंने अपनी मर्ज़ी से चूज़ नहीं की, ये मुझे ऑर्गेनाइजेशन ने असाइन की है। तो जॉब हर वो काम है जो ऑर्गेनाइजेशन असाइन करती है। ठीक है, मैं अपने पैशन से कर रहा हूँ, लेकिन ये एक्टिविटीज़ मुझे कंपनी की तरफ से असाइंड हैं कि ये काम है आपका जो आपने यहाँ करना है। तीसरा, ये काम अल्लाह वास्ते नहीं कर रहे, ये काम हम ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं इन एक्सचेंज ऑफ फैसिलिटीज़, बेनिफिट्स, सैलरी, इंसेंटिव्स। अब ये 3 कंडीशन उस काम को जॉब बना देती हैं। कौन सी 3? पहला, सेट ऑफ एक्टिविटीज़ है जो इंटर रिलेटेड है, मिलती जुलती हैं। दूसरा, असाइंड बाय द अथॉरिटी है जो हमें ऑर्गेनाइजेशन ने असाइन की हुई हैं। तीसरा, उसके एक्सचेंज में मुझे कुछ रिवॉर्ड्स, कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन अपने पास सेट ऑफ एक्टिविटीज़ अलग अलग बना के रखती हैं। सफाई से रिलेटेड एक्टिविटीज़ एक बंदे को असाइन कर दी, एडमिन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ एक बंदे को असाइन कर दी, टीचिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ एक बंदे को असाइन कर दी, डिफरेंट सब्जेक्ट डिफरेंट लोगों को असाइन कर दिए। तो जब भी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से मुख्तलिफ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ बना लेते हैं ना, तो वो उन सेट ऑफ एक्टिविटीज़ को एक दूसरे से अलग करने के लिए उनका नाम रख देते हैं। वो नाम कहलाता है जॉब टाइटल, जिसको हम आम ज़ुबान में कहते हैं डेजिग्नेशन। किस पोस्ट पे काम कर रहे हो आप, ये हम आम तौर पे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो हर जॉब को नाम देने के लिए, दूसरी जॉब से अलग करने के लिए हम उसका एक नाम रख देते हैं, विच इज़ कॉल्ड जॉब टाइटल। जैसे हमारे पास असिस्टेंट एक जॉब टाइटल है, HOD एक जॉब टाइटल है, लेक्चरर एक जॉब टाइटल है, अकाउंट्स मैनेजर एक जॉब टाइटल है। इसी तरह से हर ऑर्गेनाइजेशन में जॉब्स हैं। अब वो जो जॉब्स हैं ना, जॉब एनालिसिस क्या है कि हम हर जॉब का इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं कि क्या एक्टिविटीज़ हैं जो इस जॉब का हिस्सा हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं जो इस जॉब टाइटल वाले ने, इस डेजिग्नेशन वाले ने परफॉर्म करनी है, और जो भी एक्टिविटीज़ उसने परफॉर्म करनी है उन एक्टिविटीज़ के लिए क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए। पहले जॉब एनालिसिस की एक डेफिनेशन आप लोगों ने सुननी है, आपने इसको अपने पास नोट रखना है, उसके बाद हम इसकी मज़ीद डिटेल्स देखेंगे। तो जो जॉब एनालिसिस है ना, हम इसको कहते हैं द जॉब एनालिसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग ड्यूटीज़ एंड वर्क एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक जॉब टू आइडेंटिफाई द स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दीज ड्यूटीज़। यहाँ पे आके ना हमने 2 हिस्से बना लिए जॉब एनालिसिस के, कि हम किसी भी जॉब का एनालिसिस करते हैं इसलिए ताकि हम आइडेंटिफाई कर लें कि इस जॉब होल्डर की ड्यूटीज़ क्या हैं,
ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि इन ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए क्या स्किल सेट चाहिए, क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए। तो ये जो जॉब एनालिसिस के हमारे पास दो हिस्से हैं, ये उन जॉब्स को फॉर्मल कर देते हैं। इसमें पहला पोर्शन ड्यूटीज़ डिटरमिन करना। मसलन जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, मिसाल दी अभी कि टीचर की जॉब है मेरी, तो उसके साथ एसोसिएटेड ड्यूटीज़ में लेक्चर टाइम पे लेना, लेक्चर डिलीवर करना, बच्चों की कन्फ्यूजन्स दूर करना, सवालों के जवाब देना, असाइनमेंट बनाना, मार्क करना, पेपर बनाना, मार्क करना, रिज़ल्ट बना के देना, एट्सेट्रा। ये सारी की सारी ड्यूटीज़ हैं। और इन ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए एनालिसिस के बाद कंपनी ने स्किल सेट डिटरमिन किया है कि टीचर की ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए और कौन कौन सी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये जो हमारे पास जॉब एनालिसिस के दो पोर्शंस हैं, ये इसकी दो अकसाम नहीं है, ये इसके दो हिस्से हैं। ये दोनों मिल के जॉब एनालिसिस बनाते हैं। एक ड्यूटीज़ डिटरमिन करना, दूसरा स्किल्स डिटरमिन करना कि इन ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए क्या स्किल सेट चाहिए। तो जो ड्यूटीज़ वाला पोर्शन है वो कहलाता है जॉब डिस्क्रिप्शन। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब जाते हो ना, तो सबसे पहली चीज़ जो वो आपको देते हैं वो होती है आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन, जेडी। और उस जेडी में लिखा होता है ये सारे काम हैं जो इस जॉब टाइटल पे आपने करने हैं। वो उस ऑर्गेनाइजेशन में आपका रहने का मकसद है। अगर आप वो सारे काम पूरे कर रहे हो ना, तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन में अपना मकसद पूरा कर रहे हो। ये मकसद कभी नहीं भूलना अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कि मैं जिस काम के लिए आया वो काम ज़रूर करूं ताकि अपनी रोज़ी हलाल हो। और दूसरी चीज़ जॉब स्पेसिफिकेशंस, ये बैक एंड पे लिख के रखी होती हैं आपको हायरिंग से भी पहले कि इन ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए ये स्किल्स, ये पर्सनैलिटी हैबिट्स, ये ट्रेड्स, ये क्वालिफिकेशंस चाहिए। अब ये जो ड्यूटीज़ का पोर्शन है वो कहलाता है जॉब डिस्क्रिप्शन, और जो स्किल सेट है वो कहलाता है जॉब स्पेसिफिकेशन। हम इन दोनों हिस्सों को बारी बारी डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। अब जॉब एनालिसिस का ये वाला हिस्सा जो जॉब डिस्क्रिप्शन कहलाता है, इसको हम एक्सप्लेन ही ऐसे करते हैं। इसकी डेफिनेशन ये है, अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ ड्यूटीज एंड वर्क एक्टिविटीज दैट आर पार्ट ऑफ अ स्पेसिफिक जॉब that are helpful in performing the job activities। ये जॉब डिस्क्रिप्शन जो है ये ड्यूटीज़ एंड वर्क एक्टिविटीज़ का पोर्शन है जो उस जॉब का हिस्सा है। दूसरी तरफ जो हमारे पास जॉब स्पेसिफिकेशंस का पोर्शन है उसको हम डिफाइन ही इस तरह से करते हैं कि इट इज़ अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड विद इन ह्यूमन बींग्स in order to perform the duties and work activities included in the job description। अब यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हर तरह की जॉब में एम्बिग्विटी से, शक से बचने के लिए, डाउट्स को अवॉइड करने के लिए हर जॉब की जेडी डिस्क्रिप्शन बना के रखती है कि ये काम है जो इस जॉब होल्डर ने करना है। और उसके साथ साथ अपनी आसानी के लिए स्पेसिफाई करके रखते हैं कि ये स्पेसिफिकेशंस हैं जो इस जॉब होल्डर में होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। मसलन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी हो, एक्सपीरियंस कितना हो, सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से आते हों, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से इस्तेमाल कर सकता हो, फिज़िकल फिटनेस कितनी हो, मेंटल फिटनेस कितनी हो, वगैरह वगैरह वगैरह। अब ये जो दो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, जेडी और जेएस, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन, ये दोनों के दोनों बनाना कहलाएगा जॉब एनालिसिस। अब ये दोनों के दोनों बनाते कैसे हैं? हम इसको कह सकते हैं कि जिस तरह अकाउंट्स में स्टेटमेंट्स बनाते हुए बैलेंस शीट का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, इनकम स्टेटमेंट का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, इसी तरह हमारे पास जेडी जॉब डिस्क्रिप्शन का कोई प्रॉपर फॉर्मेट तो नहीं है, लेकिन कुछ HR नॉर्म्स हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेसिफिक तरीका कार पे बनाती हैं ताकि सबको लगे कि एक मुकम्मल जॉब डिस्क्रिप्शन है। मसलन आपको असाइनमेंट मिले तो ये भी तो कर सकते हो ना कि पेपर के ऊपर असाइनमेंट लिख के दे जाओ। और ये भी हो सकता है कि बाकायदा ऊपर सब्जेक्ट का नाम लिखो, अपना नाम लिखो, सबमिटेड टू, सबमिटेड बाय, डेट लिखो, डिपार्टमेंट लिखो, डिटेल्स लिखो, फिर जमा करवा के जाओ ताकि प्रॉपर पता हो कि किसने दी, किसको दी, कब दी। इसी तरह से इसका भी कोई फ़र्ज़ फॉर्मेट नहीं है, कोई टेक्स्ट बुक फॉर्मेट नहीं है कि इसी तरह से बनानी है, लेकिन कुछ HR नॉर्म्स हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन बनाते हुए उसमें कुछ कंटेंट्स ऐड करते हैं।
इसको हम कह सकते हैं, ये फॉर्मेट है जॉब डिस्क्रिप्शन का, इसको हम कह सकते हैं कंटेंट्स ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन, इसको हम कह सकते हैं हाउ टू राइट अ जॉब डिस्क्रिप्शन। जब भी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको फ्यूचर में इंशाल्लाह जॉब करते हो तो मौका मिले कि आप जॉब डिस्क्रिप्शंस बनाओ ताकि हर एक को पता हो किसने कौन सा काम करना है, तो उसके फॉर्मेट में हम कुछ ख़ास तरह के कंटेंट्स ऐड करते हैं। फॉर्मेट ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन को हम कह सकते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन वुड बी कंसीडर्ड कंप्लीट इफ़ इट हैज़ फॉलोइंग कंटेंट्स। वो कुछ 7-8 कंटेंट्स हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहली चीज़ इसमें जॉब आइडेंटिफिकेशन। हम सब लोगों को पता है कि हमारे पास जो आईडी कार्ड है, आइडेंटिफिकेशन है हमारी, वो हमारा तारुफ करवाता है, हम कौन है, हमारी जेंडर क्या है, हम किस इलाके से हैं, हमारा मज़हब क्या है, हमारा एड्रेस वगैरह, इस तरह की चीज़ें। इसी तरह सबसे पहले हम इसके ऊपर लिखते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन के ऊपर आइडेंटिफिकेशन। इसका पहला कंटेंट है जॉब आइडेंटिफिकेशन। हम इसको कह सकते हैं जॉब आइडेंटिफिकेशन इज़ all the necessary introductory information that is helpful in identifying a job and differentiate one job from the others। मसलन आप जॉब टाइटल लिख दो, किस डिपार्टमेंट में है, किस एरिया में है, किसने प्रिपेयर की, किस डेट को प्रिपेयर की, कितने अरसे के लिए वैलिड है, इसका पे स्केल क्या है, इसने रिपोर्ट किसको करना है। ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो कहलाती है जॉब आइडेंटिफिकेशन। दूसरे नंबर पे इसके कंटेंट्स में हम लिखते हैं जॉब समरी। बाज़ औक़ात जो ऑफिसर्स होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, उनके पास कंप्लीट जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ने का टाइम नहीं होता। 3 पेजेस की है, 4 पेजेस की है, हर जॉब की अलग अलग है, तो इतना बड़ा सारा डॉक्यूमेंट बना हुआ है, तो सिर्फ जॉब की थीम को 1-2 लाइनों में एक्सप्लेन कर देते हैं। उसकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बेसिकली वो बंदा वहाँ है किस काम के लिए। मसलन कि मेरी जॉब है टीचर की, तो टीचर की जॉब के लिए लिख दें कि इलेबोरेटिंग द लेक्चर टू द क्लास एंड कंडक्टिंग असाइनमेंट्स एंड एग्जाम्स। ये थीम है। आगे इसकी डिटेल्स लिखी होंगी, कौन सा काम कब करना है, किस टाइम पे करना है, कैसे करना है, लिखा होगा। अगर एचआर मैनेजर की जॉब है उसमें लिखा होगा कि टू असिस्ट द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इन परफॉर्मिंग बेसिक एचआर फंक्शंस। ये उसकी जॉब की थीम होगी। तो जो भी जॉब की बेसिक थीम है उसको 1-2 लाइनों में समराइज कर देना, ये पोर्शन कहलाता है जॉब समरी। हम जॉब समरी को डिफाइन ही इस तरह से कर सकते हैं कि इट इज़ अ ब्रीफ स्टेटमेंट अबाउट द ओवरऑल थीम ऑफ द जॉब दैट इज़ हेल्पफुल इन एक्सप्लेनिंग द कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जॉब होल्डर। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, ड्यूटीज़ एंड एक्टिविटीज़। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये कहलाता है हार्ट ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन। अगर ये थर्ड पॉइंट जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं होगा तो वो जॉब डिस्क्रिप्शन ही नहीं है, और अगर सिर्फ ये थर्ड पॉइंट भी होगा तो वो जेडी है। अब ये थर्ड पोर्शन क्या है, हम ड्यूटीज़ एंड एक्टिविटीज़, ये है अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ ड्यूटीज़, वर्क एक्टिविटीज़ एंड अदर जॉब रिलेटेड ऑब्लिगेशंस दैट आर टू बी परफॉर्म्ड बाय द जॉब होल्डर। ये लिखते हुए भी कंपनी के पास ऑप्शन है कि वो उसको कैसे लिखें। मुख्तलिफ तरतीब से लिख सकते हैं। मसलन जनरल ऑर्डर में लिख सकते हैं कि बस एक तरतीब लिख दो। मसलन आप स्टूडेंट हो, आपकी एक्टिविटीज़ में शामिल है क्लास पढ़ना, बोर होना, असाइनमेंट्स बनाना, पेपर देना, टीचर्स की बातें सुनना, डिसिप्लिन की पाबंदी करना। इसको जनरली लिख दो। एक तरीकाकार ये भी हो सकता है कि हम इसको ऑर्डर ऑफ अकरेंस में लिखें, जनरल ऑर्डर की बजाय। ऑर्डर ऑफ अकरेंस क्या है? सबसे पहले क्लास, फिर असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशंस, फिर मिड टर्म एग्ज़ाम, फिर क्लासेस, असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशंस, फाइनल टर्म एग्ज़ाम। ये वही एक्टिविटीज़ लिखी हैं लेकिन ऑर्डर ऑफ अकरेंस में कि किस तरह से होनी है। हम इसको ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस में ही, ऑर्डर ऑफ रेफरेंस में भी लिख सकते हैं कि पहले ये काम करना है, फिर ये काम करना है, फिर ये काम करना है, ताकि हर एक को पता हो कि मैंने ये काम करने हैं लेकिन इस तरतीब से करने हैं। हम इसको ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंस में भी लिख सकते हैं कि क्रिटिकल एक्टिविटीज़ कौन सी हैं जो ज़रूर करनी है और नॉन क्रिटिकल कौन सी हैं जिनको अगर आप कभी कभी अवॉइड भी कर लो तो खैर है। मसलन एग्ज़ाम्स हैं वो छोड़े नहीं जा सकते, प्रेजेंटेशन असाइनमेंट्स हैं उन्हें पोस्टपोन नहीं किया जा सकता, लेक्चर कभी कभी छोड़ भी दिया जाए तो खैर है। तो इस तरतीब से एक्टिविटीज़ को लिख देना ताकि हर एक को पता हो कि किस तरह इनकी इम्पोर्टेंस है, ताकि हर एक को पता हो कौन सी एक्टिविटीज़ मैंने किस तरतीब से परफॉर्म करनी है। ये कंपनी की अपनी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। चौथा इंपॉर्टेंट पोर्शन जो ऐड कर सकते हैं, होना चाहिए जॉब डिस्क्रिप्शन में, वो है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स।
अब ये परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स उसी टाइम इसलिए बता देते हैं कि बाद में एम्प्लॉयज़ को इन स्टैंडर्ड्स के ऊपर इवेल्युएट भी करना होता है। जैसे अभी ड्यूटीज़ की लिस्ट में मैंने जिक्र किया कि लेक्चर अटेंड करना स्टूडेंट की ड्यूटी है। अब लेक्चर अटेंड करना फॉर 90 मिनट्स, ये जो 90 मिनट्स की ऊपर एक हमने हद लगा दी है ना, ये परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है। यूनिवर्सिटी आना आपकी ड्यूटी है, डेली आना, ये डेली आना परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड है। तो हम परफॉर्मेंस के क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स ड्यूटीज़ के साथ ही डिटरमिन कर देते हैं ताकि हर एक को पता हो कि इन ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हुए मैंने किन बातों का ख्याल रखना है। हम इनको कह सकते हैं परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को कि इट इज़ अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स दैट शुड बी ऑब्जर्व्ड बाय द एम्प्लॉई while performing the duties included in the job description। इसमें हम एरर रेट, मसलन एक बंदा पेयर ऑफ शूज़ बना रहा है तो हम उसमें लिख दें कि 100 पेयर ऑफ शूज़ बनाने हैं पर मंथ। अब ये 100 पेयर ऑफ शूज़ पर मंथ उसका स्टैंडर्ड है। हम इसको मज़ीद इस तरह से भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि टू प्रिपेयर 100 पेयर ऑफ शूज़ विद एन एरर रेट ऑफ 2%, कि आप 100 जूते महीने के बनाओ तो उसमें से मैक्सिमम 2 जूते ख़राब हो सकते हैं, उससे ज़्यादा अगर ख़राब हुए इसका मतलब आप स्टैंडर्ड का काम नहीं कर रहे हो। और ये स्टैंडर्ड्स बनाते हुए, गोल्स डिफ़ाइन करते हुए आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, सिर्फ याद दिहानी के लिए मैं बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट्स शुड बी स्मार्ट, स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रेलेवेंट हो और टाइम बाउंड हो। हम इन्हीं गाइडलाइंस के ऊपर यहाँ पे परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स डिफ़ाइन कर देते हैं। पांचवा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो हम जॉब डिस्क्रिप्शन में ऐड करते हैं, करना चाहिए, वो है अथॉरिटी ऑफ द जॉब होल्डर। हम इसको डिफाइन, एक्सप्लेन इस तरह से करते हैं कि दीज आर द स्पेसिफिक लिमिटेशंस और बाउंड्रीज इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी दैट शुड बी ऑब्जर्व्ड बाय द जॉब होल्डर व्हाइल परफॉर्मिंग इट्स प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस। अब ये इंश्योर करने के लिए कि वो बंदा जो काम कर रहा है उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, मसलन साइनिंग अथॉरिटी क्या है, 3 दिन की छुट्टी दे सकता है, 20,000 तक का चेक साइन कर सकता है, इन 3 लोगों को ऑर्डर दे सकता है, इसके अलावा बाकी ऑफिस के काम में उसने इंटरफेयर नहीं करना। इस तरह की लिमिटेशंस हम उस जॉब होल्डर की जॉब डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं ताकि उसके ज़हन में कोई एम्बिग्विटी ना रहे कि ये काम मेरी ज्यूरिसडिक्शन में था और ये काम मेरी हद से बाहर है। नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट इसका एक इंग्रेडिएंट है वो है प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स। बहुत से लोगों को जब हम काम देते हैं उनसे कहते हैं फ़लाँ ऑफिस में जाओ ये काम कराओ, फ़लाँ ऑफिस में जाओ ये काम कराओ, तो उनकी शिकायत होती है कि इस ऑफिस वाले से डील करना मेरी जॉब का हिस्सा नहीं है, मैं उससे काम क्यों करूं। तो प्रोफेशनल रिलेशनशिप में हम उन सब इंडिविजुअल्स का जिक्र कर देते हैं जिनसे उस बंदे ने जॉब के दौरान में कोई ना कोई डीलिंग, कोई ना कोई वास्ता ताल्लुक़ रखना है। हम प्रोफेशनल रिलेशनशिप को इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इट इज़ द लिस्ट ऑफ ऑल दी जॉब होल्डर्स, ऑल दी इंडिविजुअल्स within or outside the organization that should be contacted by the employee as part of its job duty। मसलन सुपरवाइज़र से तो हर एक ने डील करना ही करना है, हम लिख देते हैं कि आपका सुपरवाइज़र कौन है। हम इसमें उन सब सबऑर्डिनेट का जिक्र कर देते हैं जिनसे आपने काम करवाना है, जो आपके जूनियर्स हैं, कि इन लोगों से आपने काम देना है, रिपोर्ट लेनी है। हम इसमें उन कोलीग्स का, पीयर्स का जिक्र कर देते हैं जिनसे आपने काम के दौरान में कांटेक्ट रखना है, सजेशंस लेनी है या सजेशंस देनी है। और जस्ट इन केस अगर आउटसाइड फर्म किसी थर्ड पार्टी के साथ आपने कांटेक्ट रखना है, जैसे कस्टमर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, लॉयर्स हैं, बैंकर्स हैं, तो हम उसका भी यहाँ पे जिक्र कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रोफेशनल रिलेशनशिप में 4 इंपॉर्टेंट पार्टीज़ हैं जिनका जिक्र हो सकता है। नंबर 1 सुपरवाइजर्स या सीनियर्स, नंबर 2 सबऑर्डिनेट्स या जूनियर्स, नंबर 3 आपके कोलीग्स, और नंबर 4 जस्ट इन केस थर्ड पार्टीज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे बैंकर्स, लॉयर्स, इंश्योरेंस एजेंट्स एट्सेट्रा, इस तरह की चीज़ें। नेक्स्ट 7th इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो हम इसमें ऐड करते हैं वो मशीन्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स जो उस जॉब के दौरान में यूज़ होने हैं। हम इसको एक्सप्लेन इस तरह से कर सकते हैं कि इट इज़ ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेरियस टूल्स, वेरियस इक्विपमेंट्स, सॉफ्टवेयर्स और मशीन्स दैट शुड बी ऑपरेटेड बाय द जॉब होल्डर एज पार्ट ऑफ इट्स प्रोफेशनल ड्यूटी। मसलन किसी ऑफिस में काम कर रहे हो और आप कहते हो कि मुझे प्रेजेंटेशन बनानी नहीं आती, तो आपकी जॉब का हिस्सा है कि आपको प्रेजेंटेशन बनानी सीखनी है। फ़ोटोकॉपी मशीन यूज़ करना, स्टेपलर, स्टेशनरी, इस तरह की चीज़ें यूज़ करना,
कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स यूज़ करना, लेजर यूज़ करना, कैश बुक यूज़ करना, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, कोई भी इस तरह का इक्विपमेंट, टूल्स, जैसे मेरी जॉब का हिस्सा है वाइट बोर्ड और मार्कर इस्तेमाल करना। अगर मैं वाइट बोर्ड मार्कर इस्तेमाल नहीं करूं कि यार मैं नहीं करना, मुझे नहीं करना आता, तो ये तो मेरी जॉब का हिस्सा है। इस तरह की कन्फ्यूजन से बचने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस ऐड कर देती हैं जॉब डिस्क्रिप्शन में कि इस जॉब के दौरान में ये मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट्स हैं जो आपको इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं, आपको आने चाहिए। नेक्स्ट हम इसमें एज एन इंफॉर्मेशन ऐड कर देते हैं जॉब कॉन्टेक्स्ट, या इसको वर्किंग कंडीशंस या फिजिकल वर्क एनवायरनमेंट कहते हैं। आम तौर पे इसकी ज़रूरत नहीं है, लिखते नहीं हैं, क्योंकि जनरली हर एक को पता है कि ऑफिस का एनवायरनमेंट क्या होता है। लेकिन अगर वहाँ पे ख़ास तौर पे कुछ फिज़िकल हैज़र्ड्स हैं या कुछ ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो आपको फिज़िकली, मेंटली अफेक्ट कर सकते हैं, तो उनका जिक्र करना लाजमी है। अब सबसे पहली चीज़, ये जॉब कॉन्टेक्स्ट या वर्किंग कंडीशंस है क्या? इसको हम कह सकते हैं कि ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फिज़िकल जॉब कंडीशंस, specifically in case of hazardous conditions that may be faced by the employee while performing its job obligations। मसलन इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? फील्ड वर्क है कि बंदा क्या, मैंने तो ज्वाइन ही इसलिए किया था कि मैं ऑफिस का काम करूँगा, तो ख़ास तौर पे मेंशन करते हैं कि आपको फील्ड में फिरना पड़ेगा। नॉइज़ है, टेम्परेचर है, पॉल्यूशन है किसी भी किस्म की कि डस्ट बहुत ज़्यादा होगी, केमिकल्स के साथ डील करना है, एक्स रेज हो सकती हैं, माइनस टेम्परेचर में काम करना पड़ सकता है, डायरेक्ट सनलाइट होगी जहाँ पे आप काम करेंगे। तो जब भी उसमें ख़ास तौर पे इस किस्म की कंडीशंस होंगी जो अदर देन नॉर्मल कंडीशंस हैं, तो उनको ऑर्गेनाइजेशन जॉब कॉन्टेक्स्ट में लिख देते हैं। नेक्स्ट इसमें ऑर्गेनाइजेशन ऐड करती हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर्स, और ये है all the information that is helpful for the job holder to keep themselves safe and secure while performing their work activities। मसलन केमिकल से प्रोटेक्शन के लिए क्या करना है आपने, सन प्रोटेक्शन के लिए क्या करना है, हेलमेट पहनना है। कुछ जगह जॉब्स पे हमने देखा है एक स्पेसिफिक गियर होता है, एक जैकेट पहनते हैं ख़ास किस्म की। अगर आपने कहीं बिल्डिंग्स पे चढ़ना है तो आप अपने इर्द गिर्द सेफ्टी बेल्ट्स बांधते हैं ताकि आप वहाँ से गिर ना जाएं। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है, कार्ड पहन के रखना है, ये सारी की सारी चीज़ें कहलाती हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर्स। और उसके बाद नेक्स्ट कंटेंट जॉब डिस्क्रिप्शन का, वो है जॉब स्पेसिफिकेशन। हमने शुरू में पढ़ा था कि जॉब स्पेसिफिकेशन एक अलग चीज़ है, जॉब डिस्क्रिप्शन एक अलग चीज़ है। कि जब हम जॉब को डिस्क्राइब कर लेते हैं, सारी डिटेल्स जॉब से रिलेटेड बता देते हैं, तो फिर हम स्पेसिफाई करते हैं कि इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए क्या स्किल्स चाहिए। लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस में जनरल प्रैक्टिस ये है कि जेडी या जॉब डिस्क्रिप्शन के एंड पे ही एक पोर्शन, एक लिस्ट डाउन कर देते हैं, उसमें लिख देते हैं कि इन सब ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, इन सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर्स का ख्याल रखने के लिए, इन स्टैंडर्ड्स को ऑब्जर्व करने के लिए, इन मशीन टूल्स को इस्तेमाल करने के लिए क्या ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए। तो ये जॉब स्पेसिफिकेशन असल में काइंड ऑफ पर्सन है कि किस तरह का बंदा हमें चाहिए ये काम करने के लिए। तो जॉब स्पेसिफिकेशन को हम एक्सप्लेन ही करते हैं कि इट इज़ अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स इन टर्म्स ऑफ स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन दैट मे बी रिक्वायर्ड विद इन वन इंडिविजुअल टू परफॉर्म द ड्यूटीज़ एंड एक्टिविटीज़। इसमें आप इसकी एग्जांपल्स में लिख सकते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, पर्सनैलिटी ट्रेड्स क्या होने चाहिए, कौन कौन सी स्किल्स हों, सॉफ्टवेयर्स कौन से आते हों, कम्युनिकेशन स्किल कैसी हो, वगैरह वगैरह एट्सेट्रा। ये सारी की सारी चीज़ें कहलाएंगी जॉब स्पेसिफिकेशन। तो अगर हम इस सारी बात को समराइज़ करें तो हम कह सकते हैं कि कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास होगी तो हम जॉब एनालिसिस कर सकते हैं, और वो इन्फॉर्मेशन ही हमारे पास 10 कंटेंट्स हैं जॉब डिस्क्रिप्शन के। और वो इन्फॉर्मेशन है क्या? जॉब आइडेंटिफिकेशन, जॉब समरी, ड्यूटीज़ एंड एक्टिविटीज़, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, अथॉरिटी ऑफ जॉब होल्डर, प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स, मशीन्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, जॉब कॉन्टेक्स्ट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर्स और जॉब स्पेसिफिकेशंस। यानी कि ये 10 तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी तो हम जॉब एनालिसिस कर सकते हैं।
और जॉब एनालिसिस करना क्या है, 2 डॉक्यूमेंट्स बनाना, एक जॉब डिस्क्रिप्शन और दूसरा जॉब स्पेसिफिकेशन। और हमने यहाँ पे इन दोनों को इकट्ठा ही डिस्कस कर लिया है। यहाँ तक अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हो। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल।